आज हम लोग भूगोल का एक चैप्टर जैव विविधता एवं संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। जैव विविधता और संरक्षण में क्या क्या बातें दी गई है इसके बारे में हम लोग ध्यान से देखते चलते हैं। पहला है आपका जैव विविधता और संरक्षण। इसमें देखिए पहले आपका दिया हुआ है किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या को उनकी जैव विविधता कहा जाता है। यदि सिंपल सा भी हम बोले, अगर कोई भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जीव हैं उनकी संख्या को क्या कहा जाएगा? जैव विविधता कहा जाएगा। पृथ्वी पर जैव विविधता हर जगह एक जैसी नहीं है। सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। और जैव विविधता को आनुवांशिक प्रजाति और पारितंत्रीय जैव विविधता या तीन स्तरों पर समझा जाता है। यानी जैव विविधता को कितना स्तर पर हम समझ सकते हैं? तीन स्तर पर। पहला हो गया आनुवांशिक, दूसरा हो गया प्रजातीय और तीसरा हो गया पारितंत्रीय। जिस पारितंत्र में जितनी प्रकार की प्रजातियां होगी वह पारितंत्र उतना ही अधिक अस्थायी होगा। मतलब जितना प्रजाति अधिक होगा, जितने स्पीसीज की संख्या बढ़ेगी, उतना ही पारितंत्र क्या होगा? वहाँ का सिस्टम अस्थायी होगा। जनसंख्या वृद्धि के कारण वनों के अत्यधिक कटाव से अनेक जैव प्रजातियों के प्राकृतिक आवास का विनाश हुआ है। अगर हम बात करें जिस तरह जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है दिन प्रतिदिन, उसके कारण क्या हो रहा है? कटाव बहुत ज़्यादा हो रहा है और प्राकृतिक आवास का क्या हो रहा है? विनाश होते जा रहा है। अब आ रहा है जिससे अनेक प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी भी आई है। प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने संकटापन्न पौधे और जीवन की प्रजातियों और उनके संरक्षण के उद्देश्य से तीन वर्गों में विभाजित भी किया है। संकटापन्न प्रजाति, शुभेच्छा प्रजाति और दुर्लभ प्रजाति। ठीक है, जैसे सिंपल सा हम बोले काला हिरण की बात करें, काला हिरण की संख्या क्या हो रही है? बहुत सीमित हो रही है, खत्म होती जा रही है, या बोले तो लुप्तप्राय हो रहा है। तो इन सबको क्या किया? तीन पार्ट में बांट दिया है, संकटापन्न, सुवेद्य और दुर्लभ। संकटापन्न मतलब जिस पर संकट आ चुका है। सुवेद्य मतलब जो अभी मिल रहा है लेकिन आने वाले टाइम में नहीं मिलेगा। हेलो, चलिए आगे देखते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने संकटापन्न पौधों और जीवन की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से तीन वर्गों में विभाजित किया था। अब आता है संकटापन्न, शुभेच्छा और दुर्लभ। अब आता है भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने, संरक्षित करने और विस्तार करने के लिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 पारित किया है। तो अगर पूछा जाए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1972 में पारित हुआ था। इसके अंतर्गत क्या बनाए गए? नेशनल पार्क, पशु विहार स्थापित किए गए तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी घोषित किए गए। अब आता है जैव विविधता का संरक्षण तभी संभव है और दीर्घकालिक होगा जब स्थानीय समुदाय और वह प्रत्येक व्यक्ति की इसमें भागीदारी होगी। पृथ्वी पर जैव विविधता मानव जीवन के प्रारंभ होने से पहले किसी भी अन्य काल से अधिक थी। मानव के आने से जैव विविधता में क्या हुआ? तेजी से कमी आने लगी, क्योंकि वह क्या करता है? एक या अन्य प्रजाति की आवश्यकता से अधिक उपभोग होने के कारण वह लुप्त होने लगी। पृथ्वी पर जैव विविधता हर जगह एक जैसा नहीं है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जैव विविधता अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में क्या होती है? जैव विविधता अधिक होती है। जैसे जैसे ध्रुवीय प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं प्रजातियों की विविधता कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? ठंडा बढ़ता है लेकिन जीवधारी की संख्या बढ़ जाती है। जैव विविधता कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर के बना है। बायो का अर्थ है जीव और डाइवर्सिटी का अर्थ है विविधता, यानी जैव विविधता, जीव की विविधता। जैव विविधता किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को कहते हैं। जैव विविधता को तीन स्तरों पर समझा जा सकता है। पहला बोले आनुवांशिक, दूसरा प्रजातीय और तीसरा पारितंत्रीय। जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। आनुवांशिक जैव विविधता किसी प्रजाति में जीन की विविधता को कहते हैं। समान भौतिक लक्षणों वाले जीव के समूह को प्रजाति कहते हैं। समान भौतिक लक्षण वाले जीव के समूह को क्या कहा जाता है? प्रजाति कहा जाता है। मानव आनुवांशिक रूप से होमोसेपियंस प्रजाति से संबंधित है। मानव किससे संबंधित है? होमोसेपियंस प्रजाति से। आप लोग एक चीज पहले भी सुने होंगे, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस है। अब आता है जिसमें कद, रंग और अलग दिखावट जैसे शारीरिक लक्षणों में काफी भिन्नता पाई जाती है। प्रजातीय विविधता क्या है? किसी निश्चित क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या से संबंधित होती है। कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की संख्या अधिक होती है तो कुछ में कम होती है। जिन क्षेत्रों में प्रजातियों में विविधता अधिक होती है उन्हें विविधता के हॉट स्पॉट्स कहते हैं। उन्हें विविधता के क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट कहते हैं। पारितंत्रीय प्रक्रिया तथा आवास स्थल की भिन्नता पारितंत्रीय विविधता को बनाते हैं। जैव विविधता ने मानव संस्कृति के विकास में बहुत योगदान दिया है। जैव विविधता ने क्या किया? मानव संस्कृति के विकास में बहुत योगदान दिया है। मानव समुदायों ने भी आनुवांशिक, प्रजाति और पारिस्थितिक स्तर पर प्राकृतिक विविधता को बनाए रखा है। जैव विविधता की पारिस्थितिक, आर्थिक और वैज्ञानिक भूमिकाएं प्रमुख हैं। पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है? विभिन्न प्रजातियां कोई ना कोई क्रिया जरूर करती है। पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में क्या करती है? विभिन्न प्रजातियां कोई ना कोई क्रिया करती है। कोई भी प्रजाति बिना कारण न तो विकसित होती है, नहीं बनी रह सकती है।
कहा जा रहा है कोई भी प्रजाति क्या हो सकता है, बिना कारण ना तो विकसित होती है ना ही बनी रह सकती है। अर्थात प्रत्येक जीव अपनी जरूरत पूरा करने के साथ साथ दूसरे जीवों के पनपने में भी सहायक होते हैं। प्रत्येक जीव क्या करते हैं, अपनी जरूरत को पूरा करने के साथ साथ दूसरे जीव को पनपने में भी सहायक होते हैं। जीव और प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण और उनका संग्रहण करती है, कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न और विघटित करती है। पारितंत्र में जल एवं पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में भी यह सहायक होती है। पारितंत्र में क्या करती है, जल और पोषक तत्व के चक्र को बनाने में सहायक होती है। जिस पारितंत्र में जितनी प्रकार की प्रजातियां होती है वह पारितंत्र उतना ही अधिक अस्थायी होगा। जिस पारितंत्र में क्या बोले, जितनी प्रकार की प्रजाति होगी वह पारितंत्र उतना ही अस्थायी होगा। अब आता है सभी मनुष्यों के दैनिक जीवन में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका एक महत्वपूर्ण भाग फसलों की विविधता है, जिसे कृषि की जैव विविधता भी कहते हैं। जैव विविधता के द्वारा भोज्य पदार्थ, औषधीय और सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में संसाधन प्राप्त होते हैं, लेकिन यह जैव विविधता के विनाश के लिए भी उत्तरदायी है। देखो, अगर हम बात करें जैव विविधता के द्वारा हम लोग बहुत सारा भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, औषधीय चीज प्राप्त करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन का चीज भी प्राप्त होता है, जैसे क्या बोले एलोवेरा वगैरह जो भी है। लेकिन यह जैव विविधता के विनाश के लिए भी उत्तरदायी है, क्योंकि मनुष्य इन संसाधनों के उपयोग के लिए जैव विविधता को नष्ट कर देता है। जैव विविधता की वैज्ञानिक भूमिका के अंतर्गत जैव विविधता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक प्रजाति हमें यह संकेत देती है कि जीवन का आरंभ कैसे हुआ या भविष्य में कैसे विकसित होगा। मनुष्य के साथ सभी प्रजातियों को जीवित रहने का अधिकार है। मनुष्य के साथ क्या है, जितनी भी प्रजाति है सभी को जीवित रहने का अधिकार है। कई प्रजातियों को स्वेच्छा से विलुप्त करना नैतिक रूप से गलत है, और जैव विविधता का स्तर अन्य जीवित प्रजातियों के साथ हमारे संबंध का एक अच्छा पैमाना है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र विश्व के कुल क्षेत्र का मात्र 1/4 है, और यह संसार की 3/4 जनसंख्या रहती है यहाँ पे। कहाँ पे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। इस विशाल जनसंख्या की जरूरत को पूरा करने के लिए संसाधनों का दोहन और वनोन्मूलन अत्यधिक हुआ है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पृथ्वी के लगभग 50% प्रजाति पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में कितनी प्रजाति पाई जाती है, 50%। और प्राकृतिक आवासों का विनाश पूरे जीवमंडल के लिए यह हानिकारक हुआ है। प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, उद्गार, दावानल, सूखा आदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्राणीजात और वनस्पति जात को क्षति पहुंचाते हैं। परिणाम स्वरूप संबंधित प्रभावित क्षेत्रों की जैव विविधता में बदलाव आता है। अब आता है कीटनाशक और अन्य प्रदूषक जैसे हाइड्रोकार्बन और विषैली भारी धातु संवेदनशील और कमजोर प्रजातियों को नष्ट कर देती है। ये प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है बल्कि उस तंत्र में स्थापित की गई है, उन्हें विदेशज प्रजाति कहते हैं। जैसे कि हम बोले सारवा में तुम्हारा नारियल नहीं उगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नारियल भी बहुत कोई लोग उगा रहा है, तो भाई बाहर से ला करके हम इसको लगा दिए, यहाँ के स्थानीय नहीं है। सेब कहाँ का मेन फसल है, कश्मीर का है, लेकिन इधर भी तुमको कहीं अगर सेब का फल नहीं मिलता है, लेकिन कोई कोई क्या करता है उसको कृत्रिम रूप से लगा लेता है। तो यानी ऐसी प्रजाति जो कि विदेश की है लेकिन यहाँ पे लगाई जा रही है उसको विदेशज प्रजाति बोलेंगे, जैसे यूकेलिप्टस का पेड़। ठीक है, आगे आपका प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN है, फुल फॉर्म याद कर रख लीजिएगा। प्राकृतिक संसाधन व पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN ने संकटापन्न के उद्देश्य से 3 वर्गों में विभाजित किया है: संकटापन्न प्रजाति, सुभेद्य प्रजाति और दुर्लभ प्रजाति। संकटापन्न प्रजाति जिसके लुप्त हो जाने का खतरा है। विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज रेड लिस्ट के नाम से सूचना प्रकाशित करता है कि रेड लिस्ट में कौन कौन से जो जानवर हैं जो आपका या फिर कोई भी प्रजाति है जो कि लुप्त होने वाली है उसके बारे में बताया जाता है। सुभेद्य प्रजाति किसको बोलते हैं, जिन्हें संरक्षित नहीं किया गया तो उनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक यदि जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा रहेगा। इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है, बहुत कम है। जैसे कि अगर बात करें गिद्ध की संख्या क्या है, अत्यंत कम है। अब आता है दुर्लभ प्रजातियों की संख्या संसार में बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित है। ये प्रजातियां क्या है, कुछ ही स्थानों पर सीमित है या बड़े क्षेत्रों में विरल रूप से बिखरी हुई है। मानव के अस्तित्व के लिए जैव विविधता अति आवश्यक है, और जीवन का हर रूप दूसरे पर इतना निर्भर है, एक दूसरे पर इतना निर्भर है कि किसी एक प्रजाति पर संकट आने से दूसरों में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। यदि पौधों और प्राणियों की प्रजातियां संकटापन्न होती है तो इससे पर्यावरण में गिरावट उत्पन्न होती है और अंततोगत्वा मनुष्य का अपना अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। अब आता है जैव विविधता का संरक्षण तभी संभव और दीर्घकालिक होगा जब स्थानीय समुदाय प्रत्येक व्यक्ति की इसमें भागीदारी होगी। जैव विविधता के संरक्षण के लिए 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है कि ब्राजील के रियो डी जेनेरो में सम्मेलन कब हुआ था, 1992। या पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 1992 में। इसे किस नाम से जाना जाता है, रियो डी जेनेरो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जिसमें भारत व अन्य 155 देशों के हस्ताक्षर। कितना, भारत व अन्य
55 देशों के हस्ताक्षर है। भारत सरकार ने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया था, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क, पशु विहार स्थापित किए गए तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी घोषित किए गए थे। सॉरी, विश्व की सर्वाधिक प्रजातियां विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जिन्हें महाविविधता केंद्र भी कहते हैं। तो यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? महाविविधता केंद्र, यानी इंग्लिश में याद रखो यार, मेगा डाइवर्सिटी। मेगा डाइवर्सिटी ज़्यादा अच्छा है। इन देशों की संख्या कितनी है? 12 है, जिनके नाम है मेक्सिको, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ऐसे क्षेत्र जो अधिक संकट में हैं, उनमें संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN ने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में निर्धारित भी किया है। अब देखिए कुछ प्रश्न आपके सामने आ जाते हैं। पहला प्रश्न है, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो जैव विविधता का संरक्षण सभी जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण है। जैव विविधता का संरक्षण क्या है? जितने भी जीवधारी होते हैं सभी के लिए क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखिएगा। देखो जंतु भी बहुत सारा विविधता में होना चाहिए, पौधे भी होना चाहिए, पौधे और प्राणी होना चाहिए, तो यानी सभी जीवधारी हो जाएगा। निम्नलिखित में से असुरक्षित प्रजातियां कौन सी है? असुरक्षित प्रजाति किसको मानते हैं? तो जो दूसरों को असुरक्षा देना ही गलत बात। बाघ और शेर नहीं, जिनकी संख्या अत्यधिक हो नहीं, जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है, जो इसका लुप्त होने का खतरा है उसी को क्या कहा जाता है? असुरक्षित प्रजातियां कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका 3 नंबर, नेशनल पार्क और पशु विहार निम्न में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? तो ताकि उन लोगों का क्या हो? मनोरंजन किया जा सके ना, शिकार के लिए नहीं, संरक्षण के लिए हो सकता है, बिल्कुल, पालतू जीवन के लिए। पशु विहार संरक्षण के लिए, पालतू जीवन संरक्षण के लिए होगा, इसमें आंसर शायद गलत दे दिया है, 3 का डी ही होगा। 4 नंबर, जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय, ध्रुवीय क्षेत्र या महासागरीय क्षेत्र? अभी हम जस्ट पढ़े थे ऊपर में उष्णकटिबंध नहीं, शीतोष्णकटिबंधीय दे दिया, गलत दे रहा है क्या? उष्णकटिबंधीय होगा, इसका 4 का ये होगा। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र उष्णकटिबंधीय है। अगला है आपका, निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। इसमें आपका पहला लाइन आंसर वाला जो है ना आपका गलत दे दिया है, 1 से 7 तक, उसके बाद सेकंड वाला सही है। हालांकि मेरा वाला देखिए सबसे अच्छा है, जो गलत भी होगा मैं सुधार दे रहा हूँ। इसका आप देख लीजिएगा, उसका आंसर कुछ भी दिया है, मैं जो टिक लगा रहा हूँ वो आपका सही है। निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो ब्राजील में हुआ था। अगला है आपका, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1975 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1975 में। अगला है, निम्नलिखित में से जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण आवास क्षेत्र का विनाश है। अब जो लोग रहते हैं उनको रहने के लिए जगह ही नहीं मिलेगा, तो जैव विविधता तो खत्म हो जाएगी। 8वां नंबर है आपका, निम्नलिखित में से महाविविधता केंद्र यानी कोई मेगा डाइवर्सिटी केंद्र देश की संख्या कितनी है? तो 12 है, अभी जस्ट पढ़े थे हम। अगला है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले वाल्टर जी रोजेन ने किया था। वाल्टर जी रोजेन ने किया था। इसको एक बार सुधार लीजिएगा, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1975 में नहीं बल्कि 1972 में हुआ था, ये आपका गलत है। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब हुआ था? 1972। और ये आपका ठीक है 12 था। और जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वाल्टर जी रोजेन ने किया था। अगला क्वेश्चन आपका, जैव मंडल विविधता का संबंध किससे है? जैव मंडल विविधता का संबंध की अगर हम बात करें तो ये आपका प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों की प्रजातियों से है, ध्यान रखिएगा। अगला है, विश्व की सभी संकटापन्न क्या? हाँ, IUCN, ठीक है। विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट की सूची में कौन डालता है? IUCN डालता है। अगला है, निम्न में से कौन मानव का आनुवांशिक प्रजाति है? होमोसेपियंस। अधिक प्रजातीय विविधता वाले क्षेत्रों को निम्न में से क्या कहते हैं? हॉटस्पॉट कहते हैं।
अगला 14 नंबर देखिए, प्रजातियों के प्रतिकूल स्थिति में भी रहने की संभावना और उनकी उत्पादकता अधिक होती है, इसे क्या कहा जाता है? तो पारितंत्र में अधिक विविधता के कारण, पारितंत्र में अधिक विविधता के कारण। अगला है आपका, जिस पारितंत्र में जितनी प्रकार की प्रजातियां होगी वह पारितंत्र क्या होगा? उतना ही अधिक अस्थायी होगा। अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग। अगला है आपका, जीवित प्राणियों के साथ, जीवित प्रजातियों के साथ हमारे संबंध का एक अच्छा पैमाना क्या है? तो जीवित प्रजातियों के साथ हमारे संबंध का एक अच्छा पैमाना जैव विविधता का स्तर होगा, जैव विविधता का स्तर होगा। निम्न में से कहाँ पृथ्वी की लगभग 50% प्रजाति पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में लगभग 50% प्रजाति पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है बल्कि बाहर से लाकर वहां स्थापित की गई, उसे क्या कहा जाता है? विदेशक प्रजाति कहा जाता है। बाहर से लाए ना, तो विदेशक। निम्नलिखित में से रेड लिस्ट में क्या है? तो संकटापन्न प्रजातियों की सूचना जो है रेड लिस्ट में आता है, ध्यान रखिएगा, संकटापन्न प्रजाति। 20वां नंबर है, निम्नलिखित में से IUCN ने संकटापन्न पौधे और जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के लिए किन भागों में बांटने का प्रयास किया है? तो तीनों भाग में बांटा था, दुर्लभ, संकटापन्न और सुवेद, यानी इनमें से सभी। अगला है, IUCN का फुल फॉर्म क्या है? IUCN का अगर फुल फॉर्म बोले तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, पहला नंबर हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि ये वाला इंपॉर्टेंट है। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन पहले भी बोले थे इंपॉर्टेंट है, 1992 में हुआ था। अगला आपका 23वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वां नंबर प्रश्न में है, भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया था? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। निम्नलिखित में से मेगा डाइवर्सिटी देश के किस क्षेत्र में स्थित है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। कितना देश है इसमें शामिल? 12 को देश शामिल है, 12 देश शामिल है। अगला है, किसी पारितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता को कौन निर्धारित करते हैं? किसी पारितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता को पेड़ पौधे निर्धारित करते हैं। प्राथमिक उत्पादकता में पेड़ पौधे आते हैं, ध्यान रखिएगा, प्राथमिक आएगा तो पेड़ पौधे, क्योंकि सभी जीव जंतु पेड़ पौधे के ऊपर ही निर्भर करते हैं। जैव विविधता का संरक्षण तभी संभव है, जैव विविधता का संरक्षण तभी संभव है जब इसमें लोगों की भागीदारी स्थानीय स्तर पर हो। जब लोगों की भागीदारी क्या हो? स्थानीय स्तर पर हो। निम्नलिखित में से कौन महाविविधता केंद्र का देश नहीं है? तो भाई वो 12 को जो देश था, आपको 12 देश का नाम याद करना पड़ेगा। कनाडा। तो इसमें कनाडा जो है आपका इसमें शामिल नहीं था। मैक्सिको, भारत, चीन तीनों शामिल था, कनाडा शामिल नहीं है, ऊपर में लिखा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विदेशज प्रजातियों के आगमन और भूमि विकास के लिए असुरक्षित है? तो आपका हवाई द्वीप जो है जहाँ पे है, उसमें आपका भूमि विकास के लिए क्या है? असुरक्षित है। इंडोनेशिया, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया तीनों सुरक्षित है विदेशज प्रजाति के लिए भी, लेकिन हवाई द्वीप असुरक्षित है। निम्नलिखित में से कहाँ जैव विविधता संसार में सबसे अधिक पाई जाती है? तो सबसे अधिक अगर हम बात करें तो मेडागास्कर में पाई जाती है। कहाँ का पाई जाती है? मेडागास्कर में। अगला है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क पश्चिमी घाट में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिमी घाट में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पृथ्वी की कितनी प्रतिशत प्रजातियां पाई जाती है? तो 50% प्रजातियां पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 50। पहले भी आया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। विश्व की 3/4 जनसंख्या निम्न में से किस क्षेत्र में निवास करती है? तो विश्व की 3/4 जनसंख्या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में निवास करती है। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में निवास करती है। चलिए 33 नंबर, जैव विविधता को कितने स्तरों पर समझा जा सकता है? तो 3 स्तरों पर समझा जा सकता है। कितने स्तरों पर? 3 स्तरों पर। जीवन निर्माण के लिए एक मूलभूत इकाई निम्न में से क्या है? तो मूलभूत इकाई क्या है? जीन है। जीन के जरिए ही क्या होता है? ट्रांसफर होता है आपका। अगला, निम्नलिखित में से जैव विविधता की कौन सी भूमिका है? पारिस्थितिकी, वैज्ञानिक, आर्थिक या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी हो जाएगा। पारिस्थितिकी और वैज्ञानिक ये दोनों तो पक्का होगा, ये तो हम कंफर्म है। तो ए और सी होगा, ए और सी है तो नॉर्मल सा बात है, डी हो जाएगा। किस अधिनियम के तहत भारत में नेशनल पार्क और पशु विहार स्थापित किए गए थे? तो बिल्कुल, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत ये आपका तैयार किया गया था, ध्यान रखिएगा। 37वां नंबर है, किसी पारितंत्र में पेड़ पौधे निम्न में से किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? अभी हम जस्ट बताए थे, ये प्राथमिक उत्पादक, यहाँ उपभोक्ता दे दिया इसलिए ये गलत हो गया, उत्पादक के साथ जाएंगे। समझ में आया? ये कंफ्यूज करने के लिए किया था। हवाई द्वीप, अब ये क्वेश्चन आया था ना, हवाई द्वीप में जैव विविधता असुरक्षित है, तो आखिर क्या कारण है कि वहाँ पर जैव विविधता असुरक्षित है? तो वहाँ विदेशी
प्रजातियों के आगमन के कारण और भूमि विकास के कारण, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। 39 है, विदेशी प्रजातियों के आगमन से निम्नलिखित में से किसे नुकसान पहुंचा है? तो विदेशी प्रजातियों के आ जाने से प्राकृतिक जैव समुदाय को नुकसान पहुंच गया है। जैसे यूकेलिप्टस लगाने से वहां की मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है। 40वां नंबर क्वेश्चन, जैव विविधता के संरक्षण के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी के संरक्षण किस तरह का होगा? तो ये आपका क्या होगा? दीर्घकालिक होगा। क्या होगा? दीर्घकालिक, ध्यान रखिएगा। चलिए अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पे भी चल जाते हैं। अति लघु उत्तरीय, पृथ्वी पर जैव विविधता सबसे अधिक कब थी? जब मानव जीवन का प्रारंभ ही नहीं हुआ था, तब ये क्या थी? अधिक थी। अनुवांशिक जैव विविधता से क्या समझते हैं? जीवन निर्माण के लिए जीन एक मूलभूत इकाई है। किसी प्रजाति में जीन की विविधता ही अनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है। किसी प्रजाति में क्या बोले? जीन की विविधता ही क्या कहलाती है? अनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है। हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? तो जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उन्हें विविधता के हॉट स्पॉट कहते हैं। उन्हें विविधता का क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट। अगला है विदेशी विशेषज प्रजातियों से आप क्या समझते हैं? तो वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई है, उन्हें विदेशज प्रजाति कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला है सुभेद्य प्रजाति किसे कहते हैं? तो वे प्रजातियां जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया हो तो निकट भविष्य में इनके विलुप्त होने का खतरा है। इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? सुभेद्य प्रजाति। रेड लिस्ट क्या है? संकटापन्न प्रजाति के बारे में जो सूचना प्रकाशित की जाती है उसे रेड लिस्ट कहते हैं। मानव अनुवांशिकी में कौन संबंधित है? तो होमोसेपियंस। मेगा डाइवर्सिटी किसे कहते हैं? तो वे देश जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित हैं उनमें संसार की सर्वाधिक प्रजाति पाई जाती है। टोटल मिला के कितना है? 12 है। और मेगा डाइवर्सिटी में भारत भी शामिल है। इसके 5 देश का नाम, मैक्सिको, ब्राजील, मेडागास्कर, चीन और भारत। मैक्सिको, ब्राजील, मेडागास्कर, चीन और भारत। प्रजाति किसे कहते हैं? तो समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं। जैव विविधता कितने शब्दों से बना है? 2 शब्दों से, बायो और डाइवर्सिटी, यानी जीवों की विविधता। इसके कितने स्तर है? 3 स्तर हैं, पहले भी चर्चा हुआ है। अनुवांशिक जैव विविधता, प्रजातीय विविधता और पारितंत्रीय विविधता। ये सब आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए इन सीटू और एक्स सीटू संरक्षण से क्या समझते हैं? प्रकृति में पाई जाने वाली जातियों को उनके यथास्थान पर संरक्षण करना इन सीटू, और उसको दूर ले जाकर के संरक्षण करना एक्स सीटू। उसी जगह पे संरक्षण करना इन सीटू, अब बाहर ले जाकर करना एक्स सीटू। इसका ह्रास का कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक आपदा, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कीटनाशक, अन्य प्रदूषक पदार्थ का उपयोग, अवैध शिकार, बहुत सारी चीजें। ये पढ़ लीजिएगा। जैव विविधता पारिस्थितिकी, ये सब आपको खुद से पढ़ना है। बिल्कुल लगभग कंप्लीट हो गया आपका पूरा। ये जो बचा हुआ है थोड़ा सा खुद से पढ़ लीजिएगा क्योंकि दीर्घ उत्तरीय आप लोग के एग्जाम में नहीं आने वाला है दीर्घ उत्तरीय। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।